Welcome back. I hope you are enjoying these situations. If you are not, then we don't have an option. And when we don't have an option, be positive because what we can do by being negative. So कंटिन्यू करते हैं इजी पॉजिटिविटी को एक पॉजिटिव थॉट के साथ. पॉजिटिव थॉट ये है थियोडोर रूजवेल्ट का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है. इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन, यू आर हाफ वे देयर. अगर आप सोचते हो, अगर आपको थोड़ी सी भी गुंजाइश है कि आप कर सकते हो, तो आपने आधा रास्ता तो नाप लिया है. सो बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी. हैव अ स्माइल. और चलो आज का टॉपिक से शुरुआत कर देते हैं. तो आज का टॉपिक है जो भी आज एस्टिमेटेड जो भी टॉपिक्स हमें आज कवर करने हैं. आई होप कि आज पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाए विद इन दिस 40 मिनट सेशन. तो ट्राई करते हैं कौन कौन से सेशंस आज कंप्लीट करने हैं. सबसे पहले तो हमें देखना है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. दूसरा जो टॉपिक है वो है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. जो तीसरा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सॉरी डबल फर्टिलाइजेशन. उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. तो आई होप वी कैन कवर दीज मेनी टॉपिक्स टुडे. तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से. पहला जो टॉपिक है उसका नाम है बच्चों आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. सी इट इज वेरी मच अनकॉमन फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स कि सर पूरा चैप्टर तो कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो पूरे कर लिए, लेकिन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ये क्या है. सी इट्स अ वेरी शॉर्ट नोट काइंड ऑफ पार्ट इन दिस चैप्टर. तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है ना कि हेडिंग अलग होता है और मीनिंग अलग होता है. तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, उसी टाइप का एक टॉपिक है. तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, उसके उसके पीछे की एक जो स्टोरी है उसे समझने की कोशिश करो. देखिए जो डायकॉट प्लांट्स होते हैं ना, डायकॉट मतलब जो एंजियोस्पर्म से, पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म से, तो वो एंजियोस्पर्म फेवर करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन को. और उन्हें जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन अवॉइड करना होता है. तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन अवॉइड करके क्रॉस फर्टिलाइजेशन को फेवर करने के लिए प्लांट खुद में जो भी मॉडिफिकेशंस करता है या करवाता है, वो सभी मॉडिफिकेशंस को आप ये हेडिंग के अंदर कंसिडर कर सकते हो. मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड डाइकॉट्स डू फेवर क्रॉस पॉलिनेशन. टू फेवर दिस क्रॉस पॉलिनेशन, दोज प्लांट्स make some changes in themselves, and those changes are put under this heading outbreeding devices. According to textbook, there are about 4 different outbreeding devices, or you can say 4 changes which are made by the plant for you can say for favoring the cross pollination. तो बच्चों देखते हैं कौन कौन से मॉडिफिकेशंस प्लांट करती है. सबसे पहला जो है बच्चों वो है डाइकोगैमी. सी डाइकोगैमी का लिटिल मीनिंग क्या होता है, आपने गैमी का मतलब तो पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में. गैमी का मतलब होता है फ्यूजन. यू कैन से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट गॉट फ्यूज विथ ईच अदर, या दो गैमेट फ्यूज होकर जो जाइगोट फॉर्म होता है वो प्रोसेस को हम बोल सकते हैं गैमी मैरिएज. ओके, तो डाइकोगैमी का मतलब यहाँ पे क्या होता है. डाइकोगैमी आप देख सकते हो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है. एक है प्रोटेंट्री और दूसरा है प्रोटोगाइनी. तो आप ये हेडिंग सुनकर खुद समझ सकते हो कि डाइकोगैमी का लिटिल मीनिंग क्या होता है. सी जो किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है ना और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, वो अगर साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अगर मैच्योर ना हो, इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, तो खुद ब खुद बाय देयर ओन वो प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर देता है और सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर देता है. हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी कब बन जाती है, जब वो प्लांट अपने दोनों जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, मतलब पोलन ग्रेन्स और एग सेल्स जब एक साथ डेवलप हो जाते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. तो उसे फेवर ना करने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट मीन्स जो भी एंथर होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट मीन्स जो भी पिस्टिल होता है, तो वो अलग अलग समय पर मैच्योर्ड होते हैं. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ डाइकोगैमी. You can say maturation or the process of being matured of anther and carpel at a different time is called as a dichogamy. So obviously there are two possibility.
प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। तो प्रोटेंड्री का मतलब क्या होता है बच्चों? एंड्रो का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव और गाइनी का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब अर्ली। तो कौन सा स्ट्रक्चर पहले डेवलप होता है? अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या एंथर पहले डेवलप होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सनफ्लावर। सनफ्लावर में यूजुअली जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है ना, सो एंथर्स मैच्योर्स फर्स्ट एंड देन कार्पेल्स, यू कैन से कार्पेल की जो मैच्योरिटी होती है उसके बाद होती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, दोनों के मैच्योरेशन का समय अगर अलग अलग होता है, तो पोलन ग्रेन जब मैच्योर होते हैं तब पिस्टिल इमेच्योर होता है, तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन होगा नहीं और जर्मिनेशन नहीं होगा, तो इट अवॉइड्स द सेल्फ पॉलिनेशन। वही एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको प्रोटोगाइनी में बच्चों। प्रोटोगाइनी में सिर्फ इंस्टेड ऑफ एंड्रोइशियम यहाँ पे पिस्टिल पहले मैच्योर होता है, जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो पहले मैच्योर होता है। एट द सेम टाइम जो एंथर होता है वो इमेच्योर होता है, पोलन ग्रेन नहीं रिलीज करता है। दैट्स व्हाई इट अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन एंड डू फेवर द क्रॉस पॉलिनेशन। तो बढ़ते हैं दूसरे आउटब्रीडिंग डिवाइस की तरफ। दूसरा जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है उसका नाम है बच्चों हेटेरोस्टाइली। एज द नेम सजेस्ट, हेटेरो का मतलब होता है बच्चों अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, हेटेरोस्टाइली। तो हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, और स्टाइली एज यू कैन अंडरस्टैंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है कार्पेल, तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में अगर स्टाइल, स्टाइल का फंक्शन क्या होता है बच्चों? किसी भी सॉरी इट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू दी ओवरी। तो स्टिग्मा और ओवरी का जो कनेक्शन है हम उसे बोलते हैं स्टाइल। अगर स्टाइल अलग अलग लेंथ की हो, अगर स्टाइल की लेंथ अलग अलग हो दो अलग अलग फ्लावर्स में, तो वो कंडीशन बन जाती है बच्चों हेटेरोस्टाइली, और उसका बेस्ट एग्जांपल है प्राइमरोज। तीसरा जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है उसका नाम है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, या उसे सेल्फ स्टेरिलिटी ऐसा भी कहा जाता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इसका सिंपल मीनिंग है, कंपेटिबल का मीनिंग होता है एक दूसरे के साथ जुड़ सकता है, दैट मीन्स दे कैन मैच टू ईच अदर, दे कैन फ्यूज विद ईच अदर, दे कैन मेट विद ईच अदर। और इनकम्पेटिबल का मतलब होता है दे कांट फ्यूज, दे कांट मेट, और दे कांट यू कैन से फर्टिलाइज विद ईच अदर। तो जो कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं कि जिसमें खुद के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट, खुद के पोलन ग्रेन का जो एक्सेप्टेंस होता है वो नहीं होता है, इट इज नॉट कंपेटिबल फॉर दिस सेल्फ पोलन ग्रेन्स। तो इसकी वजह से खुद ब खुद वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर किया जाता है और सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाता है। और लास्ट वाली जो कंडीशन है बच्चों वो है यूनिसेक्सुअलिटी, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो पहली जो चार कंडीशंस थी वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में थी। बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोइशियम एज वेल एज गाइनोशियम एक ही फ्लावर में होता था। इसकी वजह से ये सभी कंडीशंस करनी पड़ी, ये सभी एडजस्टमेंट मैनेजमेंट करनी पड़ी। अगर ऐसा हो कि एक प्लांट पर दो अलग अलग फ्लावर्स है, एक फ्लावर मेल है एक फ्लावर फीमेल है, या पूरा प्लांट ही सिर्फ और सिर्फ मेल या फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस करता हो, तो इसमें क्या होता है बच्चों? दो कंडीशंस आ जाती है। अगर एक ही प्लांट पर दो अलग अलग तरह के फ्लावर्स है, मतलब एक फ्लावर है मेल और एक फ्लावर है फीमेल, तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब होता है, आप बोलोगे सर आप यू आर कंफ्यूजिंग अस और यू आर कंफ्यूज्ड योरसेल्फ। तो मोनोशियस का मतलब क्या है? मोनो मतलब एक बच्चों, प्लांट एक है। मोनोशियस का मतलब है तो यूनिसेक्सुअल, मतलब फ्लावर तो मेल और फीमेल ही है, अलग अलग ही है, लेकिन प्लांट एक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मोनोशियस। और मोनोशियस का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है कैस्टर। दूसरा है डायोशियस। अभी जो डायोशियस प्लांट होते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल है पपैया। तो डायोशियस का मतलब क्या? डाई मतलब टू, शियस का मतलब है प्लांट्स। तो दो अलग अलग प्लांट, एक प्लांट पूरा मेल होता है, दूसरा प्लांट पूरा फीमेल होता है। अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस ओनली मेल काइंड ऑफ फ्लावर एंड अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस ओनली फीमेल काइंड ऑफ फ्लावर। तो ये जो मोनोशियस और डायोशियस कंडीशन है, दैट मीन्स यूनिसेक्सुअलिटी है, एक फ्लावर में सिर्फ एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। सो इट वाज ऑल अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जैसे कि मैंने बताया ये चैप्टर का शॉर्ट नोट वाला दैट काइंड ऑफ टॉपिक इज देयर, तो इस पे ज्यादा समय मत जाया कीजिए। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों इसके आगे वाला जो टॉपिक है उसका नाम है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन।
पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन टेक्स्ट बुक में आप देखिए बहुत ही शॉर्ट में टॉपिक दिया गया है। तो इसका बेसिक मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, या बेसिक उसके बिहाइंड की उसके पीछे की जो स्टोरी है वो क्या है, वो एक बार देख लेते हैं। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, एज द नेम सजेस्ट, पोलन एंड पिस्टिल। पोलन है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट या मेल गैमेट, और पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या यूनिट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इनके दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, ये इंटरेक्शन को हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली इट इज नॉट अ पर्टिकुलर, यू कैन से एक इवेंट नहीं है, इट इज अ सम ऑफ इवेंट्स दैट स्टार्ट फ्रॉम पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से लेकर, तो जब पॉलिनेशन होकर वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरेगा, स्टिग्मा पर गिरने के बाद वो जर्मिनेट हो जाएगा, पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा, पोलन ट्यूब जाएगी टुवर्ड्स द ओवरी, टुवर्ड्स द ओवरी जाने के बाद वो ओव्यूल में चली जाएगी, ओव्यूल में वो एंट्री कर देगी, और एंट्री करने के बाद जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, सो ऑल दोज इवेंट जितने भी इवेंट्स होते हैं ये पूरी प्रोसेस में, ऑल दोज आर कॉल्ड एज अ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। आप डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो, उसमें दिया गया है कि ऑल द इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन on stigma to the entry of pollen tube into the ovule referred as pollen pistil interaction। तो ये था डेफिनेशन। ये कोई एक पर्टिकुलर इवेंट नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इट इज अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स। उसके बाद इसका, जैसे कि मैंने बताया, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हमें पढ़ना क्या है? टेक्स्ट बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन शॉर्ट नोट का टॉपिक है तो क्यों समय जाया करना। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ लीजिए, लेकिन बेसिक पार्ट में बता देता हूँ आपको कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या पढ़ना है। बच्चों, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में ये होता है, जैसे कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमें फेवर करना है क्रॉस पॉलिनेशन को और अवॉइड करना है सेल्फ पॉलिनेशन को। क्यों? इसके लिए आप ये जो लेक्चर नंबर 6 था उसे देखिए, आप समझ जाओगे, क्योंकि वहां पे हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्रॉस पॉलिनेशन क्यों फेवर करना चाहिए और सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं फेवर करना चाहिए। तो इसके लिए पिस्टिल जो होता है ना, पिस्टिल सिर्फ पॉलिनेशन एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, मतलब वो हो जाता है, चलो हो गया, पोलन ग्रेन्स आर, यू कैन से, ट्रांसफर्ड टू दी फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वो तो हो गया। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का काम हो गया, नाउ इट इज, यू कैन से, वो चांस बेस्ड कंडीशन हो गई उसके बाद की। लेकिन हु इज द डिसीजन मेकर? डिसीजन मेकर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसी भी प्लांट में। तो प्लांट में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is harboring the embryo, that's why it is that structure is the decision taker। तो ये जो पिस्टिल होता है ना, ये डिसीजन टेकर है whether उसे वो पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर उसे एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म होता है, कुछ इंटरेक्शन होती है, कुछ प्रोसेसेस होती है, कुछ स्टिमुलस होता है, कुछ रिस्पॉन्स होता है। और अगर हाँ रिजेक्ट करना है तो उसे उसके लिए भी वही प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। तो ये जो एबिलिटी होती है ना बच्चों, किसी भी पिस्टिल की, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन प्लांट या फ्लावर, ये जो पार्ट होता है पिस्टिल, इसकी जो एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज वेदर दिस इज कंपेटिबल, दिस इज माइन, हियर आई कैन गो विथ, you can say, this pollen grain and I can continue the fertilization, or I won't go with this incompatible pollen grain and I won't fertilize। ये जो ability होती है ना, ये choose करने की, mine and you can say to reject, ये जो ability होती है, इसी ability को हम बोल सकते हैं pollen pistil interaction, and this is the key part of this topic। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था कि स्टिमुलस होना चाहिए, तो स्टिमुलस बेसिकली जो होता है हर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में जो मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो केमिकल स्टिमुलस होता है जिसे हम हार्मोन्स भी बोलते हैं। जैसे कि इंसेक्ट्स में फेरोमोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट में एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल, यू कैन से, स्टिमुलस होता है जिसकी तरफ पोलन ट्यूब बढ़ती है, और पोलन ट्यूब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तक जाने के बाद वो डेवलप होकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर देती है। तो ये था बेसिक की पार्ट बिहाइंड द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया था
कि ये दोनों टॉपिक बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वाले टॉपिक है, यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है और टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। सो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कंपैरेटिवली इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा भी है, और उसका नाम है बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, ये टॉपिक आपके 10th स्टैंडर्ड की साइंस में बायोलॉजी में आपने पढ़ी है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, जैसे मैं जानता हूँ जितना 10th का, तो डबल फर्टिलाइजेशन अगर आप सोचोगे तो इसमें बहुत लंबा आपको लिखना है। अगर आप सोचोगे कि इट इज अ ट्रिक बेस्ड पार्ट, तो आपको लगेगा कि अरे कुछ नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन तो ऐसे हो सकता है। तो मैं फेवर करूंगा सेकंड थॉट को कि इट इज अ ट्रिक बेस्ड पार्ट। यहाँ पे सिर्फ ट्रिक याद करनी है आपको और उसे जस्ट सपोर्ट कीजिए, ये आपको अपने आप इजी लगने लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें लर्न करना है डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग। डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन समझोगे तो भी डबल फर्टिलाइजेशन समझ पाओगे। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ बोथ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। तो ये तो इजी था, ये तो 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है यहाँ पे दो मेल गैमेट्स होते हैं। अगर आप कौन से दो मेल गैमेट ये सोच रहे हो तो लेक्चर नंबर 5 और 6 में जाइए, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखिए। तो पोलन ट्यूब में मेल गैमेटोफाइट होता है जिसमें दो मेल गैमेट्स होते हैं, दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं। इसमें से एक मेल न्यूक्लियाई फ्यूज होता है फीमेल गैमेट के साथ टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, और दूसरा जो मेल गैमेट होता है ये फ्यूज होता है डिप्लॉइड सॉरी जो डिप्लॉइड ये होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उसके साथ फ्यूज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये स्ट्रक्चर दो बार फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई दिस इवेंट इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। तो कैसे होता है ये मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डबल फर्टिलाइजेशन समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स ओनली, एंजियोस्पर्म्स ओनली। ये जो प्रोसेस था डबल फर्टिलाइजेशन का, इट वाज डिस्कवर्ड बाय नवाश्चिन। ये जो साइंटिस्ट थे SG नवाश्चिन, 1898 की बात है जब ये डबल फर्टिलाइजेशन इन्होंने डिस्कवर किया था। और कौन से प्लांट में किया था? तो लिलियम एंड फ्रिटिलारिया। तो ये दो स्पेसीज है, लिलियम एंड फ्रिटिलारिया स्पेसीज है। और डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल ट्राई टू ड्रॉ अ डायग्राम। तो बच्चों समझ लीजिए कि शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत होती है डबल फर्टिलाइजेशन की पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पर आने से। तो समझ लीजिए कि ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स आ चुके हैं। जैसे कि हमने पढ़ा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कौन सा पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, ये टोटली कौन डिसाइड करता है? तो पिस्टिल करता है। मतलब ये जो स्टिग्मा है ये डिसाइड करेगा। समझो इसमें से एक पोलन ग्रेन उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये पोलन ग्रेन एक्सेप्ट होने के बाद इसे हम बोलते हैं जर्मिनेशन। एक पोलन ट्यूब फॉर्म होता है एंड दिस पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेटोफाइट। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, मेल गैमेटोफाइट आर ट्रांसफर्ड टू फीमेल गैमेटोफाइट with the help of pollen tube. This event, this process is called as a सिफोनोगैमी। सिफोनोगैमी, गैमी का मतलब होता है मैरिएज या फ्यूजन, और सिफोन का मतलब होता है ट्यूब। सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब इज कॉल्ड एज अ सिफोनोगैमी। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब होता है, ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ने के बाद ये पहुंचता है कौन से स्ट्रक्चर के पास? तो यहाँ पे सबसे जरूरी स्ट्रक्चर जो है पिस्टिल का वो होता है ओवरी। तो ओवरी में पहुंचने के बाद जैसे कि हमने पढ़ा ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल में पर्टिकुलरली हमने पढ़ा एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ एनाट्रोपस ओव्यूल। और ये अपनी जो पोलन ट्यूब होती है ना, ये पोलन ट्यूब ऐसे इस तरह से ये एनाट्रोपस ओव्यूल की माइक्रोपाइल तक आ जाती है। तो माइक्रोपाइल तक आने के बाद जो इवेंट है मैं वो थोड़ा सा बड़े स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा।
लेट इट बी एनाट्रोपस ओव्यूल, ये उसका माइक्रोपाइलर एंड है, ये न्यूसेलस है, और ये है एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में ये जो 3 सेल्स होती है हम इसे बोलते हैं एंटीकोडल। जो बीच में एक सेल होती है और 2 न्यूक्लियर होते हैं, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और यहाँ पे एट द सेंटर होती है फीमेल गैमेट, मतलब एक सेल, और उसके आजू बाजू में दो सेल्स होती है जिसे हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, या ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एग एपरेटस। तो बच्चों कितनी सेल्स काम की है, कितनी सेल्स काम की है? तो ये तीनों काम की नहीं है, मैं इन्हें मिटा देता हूँ। ये जो 2 है इसमें से एक को मैं मिटा देता हूँ। अभी अपने काम की जो सेल्स है बस उतनी ही यहाँ पे मैंने दिखाई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों इसे बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, और ये जो है इसे बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो अभी मैं पोलन ट्यूब को ड्रॉ करता हूँ। अभी ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब ऐसे आकर यहाँ से ये एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाती है। थ्रू द माइक्रोबाइल इट विल कम टू द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक से अंदर जाना है, अभी एम्ब्रियो सैक से अंदर जाना है, क्योंकि जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या गैमेट है वो तो अंदर है। तो ये पोलन ट्यूब ये 2 में से एक जो सिनर्जिड होता है ना, इसके पास चला जाता है। अब ये सिनर्जिड भी कैसे रप्चर होगा, इसके पीछे भी फिजियोलॉजी होता है। ये पोलन ट्यूब का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है टुवर्ड्स द टिप, क्योंकि उसे ग्रो करना है। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, बिकॉज ऑफ दिस साइटोप्लाज्म, ये जो सिनर्जिड होता है ये उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये हो जाता है टर्जिड बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस। तो टर्जिडिटी की वजह से वो हो जाता है रप्चर। तो बच्चों एज सुन एज इट विल रप्चर, वो एक दरवाजा बना देता है, एंड योर पोलन ट्यूब विल बी देयर इन वो पोलन ट्यूब एंट्री कर जाती है एम्ब्रियो सैक में। तो पोलन ट्यूब तो रप्चर हो जाएगी। पोलन ट्यूब रप्चर होने के बाद उसमें 2 मेल गैमेट होती है। एक मेल गैमेट फ्यूज होता है, एक एपरेटस एक सेल के साथ, और दूसरा जो होता है वो फ्यूज हो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो समझ लीजिए ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट कैसे होते हैं। अभी मैं इसे साइंटिफिकली लिख के आपको समझाता हूँ, यहाँ तक की प्रोसेस शायद आप समझ चुके हो। तो एंट्री कहाँ से हुई बच्चों, एंट्री कहाँ से हुई? मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपको, कहाँ से हुई? माइक्रोपाइल से हुई। अगर माइक्रोपाइल से होती है तो ये बहुत ही कॉमन वे है डबल फर्टिलाइजेशन का, और ये जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं पोरोगैमी। क्यों पोरोगैमी बच्चों? पोर का मतलब होता है स्मॉल टाइनी होल। तो लेक्चर नंबर 3, 4, 5 में हमने बताया है कि माइक्रोपाइल क्या होता है, जहाँ पे इंटेगुमेंट एक छेद रखती है, जहाँ पे इंटेगुमेंट एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ती है। तो थ्रू दी माइक्रोपाइल होगा तो उसे हम बोलते हैं पोरोगैमी। अगर वही इंटेगुमेंट के थ्रू अगर पोलन ट्यूब एंटर कर देती है तो हम उसे बोलते हैं उसके लिए एक स्पेशल नाम है मेसोगैमी। और वो अगर चलाजा के थ्रू चली जाती है, मतलब जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ से चलाजा से पोलन ट्यूब एंट्री कर रही है पोलन सैक में, तो हम इसे बोलते हैं चलाजोगैमी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज चलाजोगैमी। और यहाँ से अगर जाएंगे इंटेगुमेंट से तो मैं इसे बोलूंगा मेसोगैमी। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज थी। वॉट एवर दी पॉसिबिलिटी, डेस्टिनेशन क्या है बच्चों? डेस्टिनेशन तो यही है कि मेल गैमेट को पोलन सैक में या एम्ब्रियो सैक में एंट्री करवानी है। तो एंट्री चाहे कहीं से भी हो, चाहे माइक्रोपाइल से हो, चाहे इंटेगुमेंट से हो, चाहे चलाजा से हो, तो अंदर जानी चाहिए। तो ये 3 इवेंट्स में से सबसे कॉमन इवेंट कौन सा था बच्चों? तो माइक्रोपाइल से, मतलब पोरोगैमी इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ you can say entry of pollen tube into the embryo sac। तो चलो अंदर चला गया। अंदर चला जाने के बाद जो इवेंट्स होने वाले हैं ना, ये इवेंट्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे कि हमारे टॉपिक का हेडिंग है डबल फर्टिलाइजेशन, उसका जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है, मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन किस के बीच में होता है? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट। जो एक मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है। यूजुअली गैमेट्स आर हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड मेल गैमेट, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट विल फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट।
तो ये जो प्रोसेस होता है ना बच्चों, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या फर्स्ट सिंगैमी, फर्स्ट सिंगैमी। और जो दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है वहां पर ऑलरेडी ये जो सेल है बच्चों, आप देख सकते हो कि इसमें 2 न्यूक्लिया है, तो ये डिप्लॉइड है, उसके साथ अनदर मेल गैमेट जो होता है ना वो फ्यूज हो जाता है। तो डिप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इज इक्वल टू ट्रिप्लॉइड 3n। तो ये अनयूजुअल कंडीशन है। Formation of such a triploid structure by fusion of male gamete, haploid male gamete with diploid secondary nucleus is called as second fertilization। और ये जो second fertilization है इसमें क्या फॉर्म होता है, तो ट्रिप्लॉइड PEN। अभी PEN क्या है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। PEN का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो बच्चों ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था ना, ये भी आप अगर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के थ्रू जा चुके हो तो आपने पढ़ा होगा ये दोनों सेल्स कहाँ से आती है, तो यही से आती है। मतलब इट इज वन ऑफ द सिस्टर सेल ऑफ द जाइगोट। जो फीमेल जो फीमेल एक सेल होती है ना उसकी उसकी सिस्टर ही होती है। तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। इसे फर्टिलाइजेशन क्यों कहना, क्योंकि जाइगोट फॉर्म नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन क्यों कहना। इसका अगर कोई क्वेश्चन करता है आपको तो बताना है कि किसके साथ फ्यूजन होता है बच्चों, 2n डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। पर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है ना ये कहाँ से फॉर्म हुआ, तो वन ऑफ द सेल फ्रॉम चलाजल, वन ऑफ द सेल फ्रॉम एंटीपोडल। तो दोनों की तरफ से जो सेल्स गई थी वो उनकी डॉटर सेल थी। तो दैट्स व्हाई इसे भी हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों ये था डबल फर्टिलाइजेशन। पहला जो मैंने बताया उसको बोलते हैं सिंगैमी, और जो दूसरा होता है हम उसे बोलते हैं यू कैन से ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन, यू कैन अंडरस्टैंड विद दैट 3n। तो ये था अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। तो अभी जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है, अभी ये डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जितने भी इवेंट्स बचते हैं ये सभी इवेंट्स को हम बोलते हैं बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, फर्टिलाइजेशन होने तक बहुत बड़ा जर्नी हो चुका है। लेक्चर 1 टू लेक्चर 6 हमने पढ़ा है, 7th लेक्चर के भी 80% लेक्चर में हमने वही पार्ट कंटिन्यू किया। तो अभी चैप्टर का जो लास्ट इवेंट है, लास्ट टॉपिक है, वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो यहाँ पे मैं ये सब रब कर देता हूँ और बढ़ता हूँ लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर उसकी तरफ। तो बच्चों चैप्टर का जो लास्ट पार्ट अभी बचा है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो है उसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हमें पढ़नी है। तो मैं शुरुआत करता हूँ डेवलपमेंट, सॉरी यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, इवेंट का नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और दो इवेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं। पहला जो इवेंट है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, और दूसरा जो है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की। तो जो एंडोस्पर्म होता है उसका मीनिंग क्या है और उसका फंक्शन क्या है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो एंडोस्पर्म होता है ना किसी भी डबल फर्टिलाइजेशन में या किसी भी एंजियोस्पर्म में, बच्चों ये जो डबल फर्टिलाइज सॉरी ये जो एंडोस्पर्म होता है इट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू। क्यों न्यूट्रिटिव टिश्यू, जैसे कि हमने पढ़ा है डेवलप्ड एनिमल जो होते हैं ना उसमें यॉक होता है, या तो अगर ओविपैरस है तो यॉक होता है, और अगर विविपैरस है तो उसमें प्लेसेंटा होता है। तो आप समझ लीजिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, तो एंजियोस्पर्म्स में ये जो एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ये प्लेसेंटा के जैसा ही काम करता है। तो प्लेसेंटा डेवलप करने का काम किसका होता है, तो एंडोस्पर्म का होता है। सो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म्स होती है इसमें ये जो एंडोस्पर्म है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, कौन से इवेंट से होता है, ये तो हमने डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ लिया। तो उसके बाद की जो कहानी है वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ दैट एंडोस्पर्म, आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन जाती है। एक पॉसिबिलिटी होती है एक ऐसा सिड जो
जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है ना एंडोस्पर्म, उसे पूरा यूटिलाइज कर जाता है, और एक ऐसा सीड जो कुछ एंडोस्पर्म को बचा के रखता है टिल टिल यू कैन से सीड जर्मिनेशन। तो उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं वेरी शॉर्ट में। तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय दिस सीड या it persists along with this seed till the germination। तो इसके डिपेंडिंग अपॉन दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड। एक होती है एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरी होती है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो बच्चों एंडोस्पर्मिक एज द नेम सजेस्ट, जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, या इसे ही हम बोलते हैं एक्सल्ब्यूमिनस। यही जो सीड होती है इसे हम बोलते हैं एक्सल्ब्यूमिनस। और इसके अपोजिट में आपको लिखना है नॉन एंडोस्पर्मिक को हम बोलते हैं अल्ब्यूमिनस। अल्ब्यूमिनस, तो ये होती है एक्सल्ब्यूमिनस और वो होती है अल्ब्यूमिनस। तो एंडोस्पर्मिक सीड का डेफिनेशन बता देता हूँ, एग्जांपल बता देता हूँ। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब होता है बच्चों कि in some plants or seeds, endosperm is totally consumed during the development of embryo. At the maturity of seed, it is not persisting in a seed. Such seeds are called as endospermic seed। तो ऐसी seeds जो अपने एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लेती है, बचता नहीं है, खत्म हो जाता है, ऐसी सीड्स को हम बोलते हैं अल्ब्यूमिनस। और उसके अगेंस्ट डेफिनेशन बना दीजिए, कुछ ऐसे सीड्स होती है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद भी उसका जो एंडोस्पर्म होता है वो बचा के रखती है या परसिस्ट करता है, ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या अल्ब्यूमिनस सीड। तो इनका डेफिनेशन तो हो गया, इसका एग्जांपल बता के मैं टॉपिक को खत्म कर देता हूँ। तो बच्चों जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होती है ना एक्सल्ब्यूमिनस, उसका बेस्ट एग्जांपल है कि जितनी भी यूजुअली बता रहा हूँ मैं, यूजुअली कि जितनी भी डाइकोट होती है ना, पी होता है, उसके बाद ग्राम होता है, ग्राउंडनट होते हैं, ये सभी एग्जांपल्स होते हैं कौन से कैटेगरी के, तो एंडोस्पर्मिक सीड के। और एक ऐसा एक्सेप्शनल एग्जांपल है जो डाइकोट होकर भी कहाँ पे आता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो उसमें एक एग्जांपल है सनफ्लावर। सनफ्लावर आपको मुश्किल में डाल सकता है अल्ब्यूमिनस और एक्सल्ब्यूमिनस में। तो इट इज ओनली एग्जांपल ऑफ सच यू कैन से डाइकोट की जहाँ पे वो कौन सी कैटेगरी में आता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। और बचे हुए जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं ना बच्चों, ये सभी कहाँ पे आ जाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक ये एक छोटा सा टॉपिक है एट द स्टार्ट ऑफ दिस यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट कैसा होता है एंडोस्पर्म का, डिपेंडिंग अपॉन दिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। कौन कौन से होते हैं मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जो सबसे पहला टाइप होता है एंडोस्पर्म का वो होता है न्यूक्लियर, दूसरा होता है सेल्यूलर और तीसरा होता है हेलोबियल। तो पहला टाइप है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो दूसरा टाइप है वो है सेल्यूलर, और जो तीसरा है उसे कहा जाता है हेलोबियल। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से। बच्चों एंडोस्पर्म कैसे प्रोड्यूस होता है मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। तो डबल फर्टिलाइजेशन में वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है यही आगे जाकर फॉर्म कर देता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब ऐसी सेल जो आगे बढ़कर एंडोस्पर्म प्रोड्यूस करने वाली है। तो चलो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। अभी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन डेवलपमेंट क्या क्या होता है, किसी भी सेल में सबसे पहली और जरूरी चीज होती है वो होती है माइटोसिस, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये माइटोसिस कैसे होता है, कोई भी सेल डिवीजन हो तो उसमें 2 इवेंट्स होते हैं बच्चों, एक होता है साइटोकाइनेसिस, दूसरा होता है कैरियोकाइनेसिस। पहले आता है कैरियोकाइनेसिस, बाद में आता है साइटोकाइनेसिस। तो जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसमें क्या होता है बच्चों, जो ट्रिप्लॉइड सेल है, समझ लीजिए सेल है,
अभी न्यूक्लियस को हमें एक ही दिखाना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस कितनी बार होता है? मल्टीपल टाइम होता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया बच्चों, इसमें बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई तो फॉर्म हो गए, लेकिन इट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो इसकी वजह से क्या हो गया, न्यूक्लियस तो बहुत बार डिवाइड हो गया, कंसिक्वेंटली रिपीटेडली न्यूक्लियर डिवीजन उसमें हुई, कैरियोकाइनेसिस हुआ, बट इट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो उसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो कॉमन रह गया सबके लिए, सभी न्यूक्लियाई के लिए। तो ऐसा जो एंडोस्पर्म होता है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है या सेल होती है वो कैरियोकाइनेसिस करती है, मल्टीपल या रिपीटेड क्वांटिटी में तरीके से करती है, और उसके बाद बिकॉज ऑफ रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए, बट इट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो साइटोप्लाज्म कॉमन रहेगा और बहुत सारे न्यूक्लियाई। तो ऐसा जो एंडोस्पर्म होता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई है और कॉमन साइटोप्लाज्म, इसे बोला जाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है ये किसका, ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ यू कैन से एग्जांपल है जो एंजियोस्पर्म है उसमें। दूसरा एग्जांपल है बच्चों सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म मैं यही कैसेट यहाँ पे रिपीट करूंगा कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर सेल है। इसमें सबसे पहले तो हो जाता है कैरियोकाइनेसिस। तो एज सुन एज देयर इज अ कैरियोकाइनेसिस, समझ लीजिए नई सेल है, तो एज सुन एज देयर इज अ कैरियोकाइनेसिस it is followed by cytokinesis, karyokinesis followed by cytokinesis, karyokinesis followed by cytokinesis and so on। तो ये चीज हमेशा होती रहती है कि every karyokinesis is followed by cytokinesis। हर कैरियोकाइनेसिस को साइटोकाइनेसिस फॉलो करता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हर न्यूक्लियस को खुद का एक साइटोप्लाज्म मिल जाता है। तो इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर यू कैन से इट लुक लाइक अ बंच ऑफ सेल। तो ऐसा जो ये होता है एंडोस्पर्म होता है, हम उसे बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और ये लेस कॉमन है, लेस कॉमन टाइप है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, न्यूक्लियर, ये लेस कॉमन टाइप होता है। लेकिन जितनी भी डाइकोट्स होती है ना बच्चों, जितनी भी डाइकोट्स होती है उसमें सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म आपको मिल सकता है। लास्ट टॉपिक फॉर दिस यू कैन से सेशन एज वेल एज दिस डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, और वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म कैसा होता है बच्चों, हेलोबियल एंडोस्पर्म यहाँ से ज्यादा कुछ अलग नहीं है, लेकिन दो साइड्स पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ। समझो ये साइड है चलाजल और ये समझो माइक्रोपाइलर। तो ये जो पहला पीईएन सेल था इसमें कैरियोकाइनेसिस हो गया, और कैरियोकाइनेसिस जो पहला कैरियोकाइनेसिस हुआ इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहला कैरियोकाइनेसिस होने की वजह से कितनी न्यूक्लियर बन गई, दो, और इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो दो न्यूक्लियाई और दो सेल। पर सबसे जरूरी बात और इंटरेस्टिंग पार्ट तो इसके बाद है कि एक बार कैरियोकाइनेसिस, once karyokinesis is followed by cytokinesis, thereafter whatever number of karyokinesis will takes place, they won't be followed by cytokinesis। तो इसका सिंपल में मीनिंग होता है कि पहली बार ही सिर्फ साइटोकाइनेसिस फॉलो करता है, बाद में जितने भी न्यूक्लियर डिविजन्स होगी, जितनी भी न्यूक्लियर डिविजन्स होगी वो साइटोप्लाज्म को नहीं डिवाइड करती है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करती है। तो इसकी वजह से आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक सेल होता है लार्जर, एक सेल होता है यू कैन से स्मॉलर। तो जो मैं एक बार देख लेता हूँ कि जो चलाजल होता है वो स्मॉलर होता है और माइक्रोपाइलर जो होता है वो लार्जर होता है। तो माइक्रोपाइलर इधर ले लिया, तो माइक्रोपाइलर को क्या बोल दिया है उसने, आई जस्ट मेक इट श्योर, माइक्रोपाइलर इज लार्ज। तो माइक्रोपाइलर लार्ज है, तो मैं लाइन यहाँ पे बना देता हूँ, माइक्रोपाइलर इज समवॉट लार्ज, और जो चलाजल होता है वो छोटा होता है। तो ऐसे अनइक्वल टाइप ऑफ जो एंडोस्पर्म होता है ये होता है हेलोबियल टाइप का। तो ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है ये मैंने बताया मोस्ट कॉमन है, ये सिर्फ डाइकॉट में और लेस कॉमन होता है। ये सिर्फ जो मोनोकॉट होते हैं ना, सॉरी जो मोनोकॉट्स होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। और दूसरी बात, एक पर्टिकुलर फैमिली है प्लांट की जिसका नाम है हेलोबिएसी। तो हेलोबिएसी जो फैमिली होती है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है ये तरह का एंडोस्पर्म। दैट्स व्हाई ये एंडोस्पर्म को वो फैमिली की नाम की वजह से नाम मिल गया है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो बच्चों ये था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। स्टिल चैप्टर में एक टॉपिक अभी भी बचा है, मैं वो टॉपिक
अभी इंटेंशनली नहीं पूरा करूँगा, क्योंकि मुझे उसे प्रॉपर जस्टिस देना है। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो कंटिन्यू करूँगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टॉपिक आई विल टेक नेक्स्ट चैप्टर, जो डेवलपमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है। क्योंकि सिर्फ एक टॉपिक के लिए मैं पूरा एक लेक्चर नहीं वेस्ट कर सकता हूँ, तो दूसरा चैप्टर भी वहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो ये था आज का टॉपिक। प्लीज़ ये वीडियो अच्छी तरह से देखिए, असाइनमेंट कंप्लीट करते रहिए। आई हैव प्रोवाइडेड पीडीएफ ऑफ नोट्स, जो थियोरी नोट्स है उसकी पीडीएफ और असाइनमेंट दोनों मैंने भेज दी है। प्लीज़ उस पर गौर कीजिए, डू स्टडी हार्ड, प्रॉपर स्टडी कीजिए। और आपके दोस्तों को ये वीडियो और ये लिंक शेयर करना ना भूलिए। सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए, ये मेरे लिए बेहतर है। प्लीज़ डू दिस एंड थैंक यू फॉर टुडे। बाय बाय।